देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर आखिरकार विराम लग गया है। एनडीए ने औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार जहां चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन यानी कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद की रेस में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व ने सहयोगी दलों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से विस्तृत चर्चा करने के बाद उनके नाम पर सहमति जताई है। अगर नजर से देखें तो राज्यसभा में एनडीए की मजबूत संख्या को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। लेकिन दरअसल पिछले कई हफ्तों से जहां एनडीए खेमे में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इस बार राष्ट्रपति पद का चेहरा कौन हो सकता है, जिसमें कि कई बड़े नेताओं के नाम में भी चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐलान होते ही सभी अटकलों पर विराम लग गया। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर पार्टी ने राधाकृष्णन को क्यों चुना, आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगाई गई। चलिए जानते हैं इन सारे कारणों को। तो सबसे पहले तो कारण आता है कि आरएसएस से गहरी जड़ें। दरअसल सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक यात्रा अचानक से शुरू नहीं हुई थी। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन एक आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। 1974 में वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने और यहीं से उनकी राजनीति की दिशा तय हुई। इसके बाद उनका सफर लगातार आगे बढ़ता गया। साल 2004 की बात करें तो 2004 में उन्हें बीजेपी की तमिलनाडु इकाई का प्रमुख चुना गया था। ये पद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि दक्षिण भारत में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए उन्हें एक अहम चेहरा माना गया था और ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इतना ही नहीं, राधाकृष्णन का सामाजिक आधार भी मजबूत है। दरअसल वो गंडोर जाति से आते हैं और गंडोर जाति तमिलनाडु में एक प्रभावशाली ओबीसी समुदाय मानी जाती है और यही कारण है कि उनका नाम सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। अगर इसके आगे बढ़े तो फिर आता है राधाकृष्णन का राजनीतिक करियर। जी हाँ, दरअसल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से अब तक के एकमात्र बीजेपी ऐसे नेता है जो 2 बार लोकसभा पहुंचे हैं। 1998 और 1999 में चुनाव में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। 1998 में जहां उन्होंने डीएमके उम्मीदवार के.आर. सुबियन को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराकर बड़ी जीत हासिल की थी, तो वहीं उस समय ये दक्षिण भारत में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मानी गई थी, जब कांग्रेस और डीएमके की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन ऐसे में सीपी राधाकृष्णन ने ये जीत हासिल करी और सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि राधाकृष्णन ने संवैधानिक पद भी संभाले हैं। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक वो झारखंड के राज्यपाल रहे थे। इस दौरान प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई और उसके बाद महाराष्ट्र के गवर्नर। तो वहीं इसके बाद एक और बड़ा कारण है, वो है सीपी राधाकृष्णन का स्पष्टवादी और स्वच्छ छवि। जी हाँ, दरअसल सीपी राधाकृष्णन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ईमानदार और सादगी भरी छवि का माना जाना। सहकर्मी उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखते हैं जो हमेशा मिलनसार रहते हैं और बिना किसी विवाद या टकराव के पार्टी के नेतृत्व कर सकते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो व्यवहारिक, स्पष्टवादी और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति है और यही कारण है कि उन्हें सहयोगियों और संगठन दोनों का भरोसा आसानी से मिल जाता है। इसके बाद एक बड़ा कारण आता है, वो है सौहार्दपूर्ण राजनीति के लिए मशहूर। दरअसल सीपी राधाकृष्णन को उनकी शांत स्वभाव और मिलनसार राजनीति के लिए लोग कोयम्बटूर के वाजपेयी कहकर बुलाते हैं। उनकी खासियत रही है कि वो राजनीति मतभेदों और विभाजनों के बावजूद सभी दलों के नेताओं से अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। उन्हें एक मृदुभाषी, सौम्य और गैर विवादास्पद नेता के तौर पर जाना जाता है, जो कि हर परिस्थिति में संवाद और सहयोग पर भरोसा करते हैं और यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति की रेस में उतारा है। तो वहीं आखिरी और सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है, वो है दक्षिण में उपस्थिति मजबूत करना। दरअसल सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आने को बीजेपी की रणनीति के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी लंबे समय से ही दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और राधाकृष्णन इसके लिए एक सशक्त चेहरा माने जा रहे हैं, खासतौर पर तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु में जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां उनके नाम का राजनीतिक संदेश सीधा और साफ है कि पार्टी दक्षिण में भी गंभीरता से अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है, खासतौर पर 2024 के चुनावों के बाद। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब जहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तय की गई है, अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो मतदान 9 सितंबर को होगा, वरना बिना मतदान के सीपी राधाकृष्णन को जो है उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, अगर विपक्ष की सहमति भी इस नाम पर रहती है। तो अब नजरें इस बात पर टिकी है कि विपक्ष इस नाम पर दाव लगाता है और ये मुकाबला कितना रोचक बनता है।